समूह अलग अलग है। हर जाति को ऐसे बनाया उन्होंने कि हर जाति किसी की या तो ऊपर है, कोई उस जाति के नीचे है। तो ये कैसी व्यवस्था है? ये ऊंच नीच की व्यवस्था है। हर कोई आदमी ऊंचा है, कोई नीचा है, ऐसी व्यवस्था है। भारत में समानता की व्यवस्था नहीं है, तो सत्तात्मक पद्धति है। और हमारा जो SC ST OBC वर्ग है, जो मूल निवासी वर्ग है, वो पूरी व्यवस्था का गुलाम है और महिलाएं उन पुरुषों की भी गुलाम है। इस वजह से हम आज ये कह सकते हैं कि महिलाएं जो हैं दोहरी गुलामी को ढो रही हैं। जय भीम, जय मूल निवासी। और आज के इस कार्यक्रम में जितने भी हमारी माताएं, बहनें, मेरी साथी, सभी लोग जो उपस्थित हुए हैं, उनका मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और विशेष रूप से हमारे बीच में जो बनारस और फतेहपुर से इतनी दूर दूर से हमारे बीच में हमारी साथी लोग पहुँची हैं, उनका मैं विशेष रूप से उनका स्वागत करती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ कि वो अपना समय निकाल कर आज पूरे समाज में घूम रही हैं। क्योंकि ये काम कोई साधारण काम नहीं है कि अपने घर से निकलकर और 20-20, 10-10 दिन और समाज में अपने समय को लगाना, उनको महिलाओं को जागृत करना, इस सामाजिक काम को करना। तो ये काम आसान नहीं है, मुश्किल काम है। और इस मुश्किल काम को करने वाले जो लोग हैं, वो लोग विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है, तो मैं अपना पूरी कोशिश करूंगी कि लगभग इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए और जो जितनी जानकारी हम लोग दे सकते हैं, इस माध्यम से हम लोग उस पर खरे उतरें। तो आज का जो कार्यक्रम है, ये राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय चल रहा है और ये हर ज़िले में इनके कार्यक्रम हमारे लगे हुए हैं और हम लोग हर ज़िले में जा के महिलाओं को जागृत करने का काम कर रहे हैं। तो इस दिशा में आज का जो कार्यक्रम है, ये गाजियाबाद में लगा हुआ है 21 तारीख को, और इसी तरीके से ये कार्यक्रम लगातार हर ज़िले में लगे हैं। कल ये कार्यक्रम नोएडा में लगेगा, उसके बाद बुलंदशहर में, उसके बाद आगे कासगंज में, हाथरस में, मतलब हमने उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में जाकर इस कार्यक्रम को लेना है। तो अब क्यों लेना है, ये कार्यक्रम क्यों हमें करना पड़ रहा है, तो ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न को जब हम देखते हैं, तो आज हमारे समाज की जो स्थिति है, उस स्थिति में पूरे समाज की जो स्थिति है वो क्या है, सब लोग जानते हैं। और उस स्थिति में हम महिलाओं की क्या जगह है, वे भी हम लोग जानते हैं बहुत विशेष रूप से। तो महिलाओं को पूरी दुनिया में, केवल भारत की बात नहीं कर रही, पूरी दुनिया में ही जो अधिकार मिले थे वो बहुत बाद में मिले थे। उसको आज भी सेकंड क्लास सिटीज़न माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जो दुनिया है, ये जो हमारा भारत देश है, उसमें जो विचारधारा है, जो व्यवस्था है, वो पुरुष सत्तात्मक है। यानी पुरुष की सत्ता है, उसके अंदर में जो अधिकार हैं वो अधिकार से संपन्न है, और महिलाओं को जो अधिकार मिलते हैं वो पुरुष के बदौलत मिलते हैं या उसके संरक्षण में मिलते हैं। तो ये जो सिस्टम है, पुरुष सत्तात्मक पद्धति पर भारत की जो व्यवस्था चल रही है, ये व्यवस्था आई कहाँ से, ये क्यों है, ये प्रश्न हमारे बीच में उठते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जो भारतवर्ष है, ये बहुत ही गौरवशाली था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, उसमें सबको बराबरी का हक था। जो हमारी माताएं, बहनें पढ़ी लिखी हैं और वो जिन्होंने इतिहास को पढ़ा है, वो विशेष रूप से इसको अच्छी तरह समझती है कि हम लोगों का जो इतिहास था वो बहुत ही गौरवशाली था। हमारी जो महिलाएं थी वो राजा हुआ करती थी, वो राजपाट चलाया करती थी। और सम्राट अशोक जी का नाम सबने सुना होगा। अभी हमने अशोक विजयदशमी मनाई, जिसको ये मनुवादी लोग दशहरा के नाम से जानते हैं। वो अशोक विजयदशमी का त्यौहार है, जिसमें सम्राट अशोक ने क्या किया था, अपने हथियारों को छोड़कर अहिंसा का मार्ग चुना, और उसके बाद अहिंसा शांति का मार्ग चुना, और शांति के मार्ग को चुनकर भगवान बुद्ध की राह को पकड़कर पूरे विश्व में शांति फैलाने का काम किया। इसीलिए उनका ये अशोक विजयदशमी के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। तो सम्राट अशोक
वो बहुत चक्रवर्ती राजा थे। उस समय भारत देश बहुत बड़ा राज्य था, बहुत दूर दूर तक हमारी जो सीमाएं थी वो वहाँ तक पहुँची हुई थी। जो आज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारा इलाका भारत के कब्जे में था। भारत था, इतना संपन्न भारत था उस समय। तो ये जो सम्राट अशोक थे, ये बहुत गौरव की बात है कि सम्राट अशोक की जो अंगरक्षिकाएं, जो बॉडी गार्ड होती थी, वो लेडीज़ होती थी, महिलाएं होती थी। तो हम महिलाएं जो हैं इतनी शक्तिशाली थी आज से हजारों साल पहले। अब क्या हुआ, हजारों साल के बाद क्या हुआ इस देश में कि कुछ लोग, बाहरी ताकतें आई, बहुत सारी ताकतें आई। मैं थोड़ा लंबा इतिहास में थोड़ा सा चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि हमें अपनी पृष्ठभूमि पता होनी चाहिए कि हम आज इस दशा में तो क्यों हैं और हमें अब आगे क्या करना है। तो हमारी जो पृष्ठभूमि, उसका जानकारी हम महिलाओं को होनी बहुत ज़रूरी है। तो जो हजारों साल में हमारे देश में बहुत सारे आक्रमणकारी आए, बहुत विदेशी आए, और बहुत सारे विदेशी यहाँ पर आक्रमणकारी लोग यहाँ पर आकर बस गए, और कुछ तो वापस चले गए, लेकिन कुछ लोग यहीं शामिल हो गए। तो ऐसा ही एक विदेशी हमारे बीच में आया, जिसको कि आज हम लोग मनुवादी नाम से जानते हैं, आर्यों के नाम से जानते हैं। हमें हमारे बच्चों की किताबों में भी पढ़ाया जाता है कि आर्यों का आगमन पढ़ाया जाता है, लेकिन उनका जाना पढ़ाया नहीं जाता है, क्योंकि वो अभी तक गए नहीं। वो तो इस धरती के भारत में आकर यहाँ के मूल निवासी लोगों को, जो यहाँ के पहले से रहने वाले लोग थे, उन मूल निवासी लोगों को उन्होंने गुलाम बनाया। गुलाम बनाने के बाद उनको टुकड़े टुकड़े जातियों में विभाजित कर दिया, और विभाजित करके कोई भी, आज क्या है, एक जाति दूसरी जाति से उसका कोई मेल जोल नहीं है। इसलिए आज हमारा जो समाज है, हमारा जो व्यवस्था है, वो बटी हुई है। हम लोग आपस में एक हैं नहीं, एक एक जाति, एक समूह अलग अलग है। हर जाति को ऐसे बनाया उन्होंने कि हर जाति किसी की या तो ऊपर है, कोई उस जाति के नीचे है। तो ये कैसी व्यवस्था है? ये ऊंच नीच की व्यवस्था है। हर कोई आदमी ऊंचा है, कोई नीचा है, ऐसी व्यवस्था है। भारत में समानता की व्यवस्था नहीं है, तो हर कोई किसी से ऊंचा नीचा है। तो ये भेदभाव पे आधारित व्यवस्था है जो हमारे ऊपर थोपी गई, और ये थोपने वाला मनुवादी लोग थे, मनुवादी ताकतें थी, जिसको आज हम आर्यों ब्राह्मणों के नाम से जानते हैं। आज जो भी कुछ हमें हमारे समाज में दिखाई देता है, जो भी हम मूल निवासियों की समस्याएं हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो महिलाओं की समस्या हो, चाहे किसानों की हो, चाहे मजदूरों की हो, चाहे और किसी की समस्या हो, चाहे हमारे विद्यार्थियों की समस्या हो, सारी समस्याओं की जो मूल जड़ है, वो मूल जड़ ये ब्राह्मणवादी सोच है। ये सोच है, वो सोच ही हमको उस तरीके से काम करने के लिए हमें प्रेरित करती है, और हम उसी सोच में बंधे हुए सारे कार्य, अपने क्रियाकलाप करते हैं। जैसे कि हमारी मैडम आई हुई हैं, जो उन्होंने हमें बताया कि हम बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे संस्कारों में ब्राह्मणवादी व्यवस्था से बंधे हुए हैं, और उस व्यवस्था के बंधे होने के कारण हम वो सारे संस्कार के गुलाम बन जाते हैं, और लगातार उस कामों को हम करते हैं। तो ये थोपी गई व्यवस्था है, और इस थोपी गई व्यवस्था को उन्होंने हजारों सालों तक से हमारे समाज में इस तरीके से प्रस्तावित कर दिया कि आज हमें वो एक उसके हम अलग देख नहीं पाते हैं और सोच नहीं पाते, और हम उसका एक हिस्सा बन गए हैं। तो ये सोचने का, चिंतन का विषय है, क्योंकि जब इन लोगों ने हम मूल निवासियों को गुलाम बनाया, उसमें सबसे ज़्यादा गुलाम बनाने का काम उन्होंने महिलाओं को किया। महिलाओं का किया, क्यों किया? क्योंकि ये जो ब्राह्मणवादी लोग थे, ये जो बाहर से आए हुए विदेशी थे, आर्य थे, ये अच्छी तरीके से जानते थे कि यहाँ की जो महिलाएं हैं ये बहुत शक्तिशाली है, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने इसको गुलाम बना लिया तो हम सारे समाज को गुलाम बना सकते हैं। पहले क्या होता था, हमारा जो समाज था, जो हमारी व्यवस्था थी, वो मात्र सत्तात्मक थी। मात्र सत्तात्मक मतलब कि उसमें जो स्त्री है वो ही उसकी हेड होती थी। और आज भी आपको इसका उदाहरण, आप मेघालय में चले जाइए, अरुणाचल प्रदेश में चले जाइए, आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा कि वहाँ आज भी मात्र सत्तात्मक पद्धति है। आज वहाँ मुखिया कौन होती है? महिला होती है, और जो पुरुष होता है वो शादी करके महिला के घर में शामिल होता है। तो इससे एग्जाम्पल से मैंने इसलिए दिया कि साक्षात रूप में आज भी वो जो व्यवस्था है आज भी हमारे भारत देश में कुछ राज्यों में है। जो ट्राइबल्स एरिया है, जो आदिवासी एरिया है मेघालय के,
वहाँ पर आज भी ये पालन होता है। और मैंने उसको प्रैक्टिकली जाके मेघालय में खुद भी देखा है कि वहाँ पर लेडीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे सारे पुरुष लोग ज़्यादातर, जो अपना नॉर्थ ईस्ट का इलाका है भारत का, उसमें महिलाएं सारी बिजनेस जितनी कर रही हैं वो महिलाएं कर रही हैं, घर चलाने का काम महिलाएं कर रही हैं, रोड पर बैठ कर जो दुकानें चला रही हैं, चाहे कुछ भी कर रही हैं वो महिलाएं कर रही हैं, और जेंट्स लोग घर संभालते हैं या फिर ड्राइवरी वगैरह करते हैं। ये चीज़ मैंने वहाँ जाके भी देखा साक्षात रूप से। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि हमारी पहले की व्यवस्था कैसी थी और हम महिलाएं बहुत स्ट्रॉन्ग थी। इसीलिए मनुवादियों ने सबसे पहले महिलाओं को कैप्चर किया, उनके दिमागों को कैप्चर किया। अब कैप्चर कैसे किया आप देखते हैं, पूरे हम महिलाओं, हम अपने परिवार में ही देखते हैं, परिवेश में देखते हैं कि कैसे कैप्चर किया। हम अपने जो घर में जो गृहिणी है वो सुबह से शाम तक जो वो क्रियाकलाप उनके हैं, उससे हमें पता चलता है कि वो किस तरीके से गुलामी में धंसी हुई। ये तो कुछ महिलाएं जो आज आपको आगे दिख रही हैं, और हम लोगों को जो राइट्स मिले हैं, जो हमारे महापुरुषों के देन है, तो उस महापुरुषों की जो हमारे जो लोग थे, हमारे जो महापुरुष थे, उन्होंने जो हमें दिया, जो अधिकार हमको दिए, उसकी वजह से आज हम लोग ये जान पाए हैं। नहीं तो हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि हम किस गुलामी को ढो रहे हैं आज भी। तो जो सबसे पहले जो इस गुलामी भारत में जो सबसे पहला जो एक क्रांति का बिगुल बजाया था, वो जो फूले दंपत्ति है, महात्मा ज्योतिराव फूले और उनकी पत्नी माता सावित्री बाई फूले, इन्होंने सबसे पहले जो काम किया, जो क्रांति ज्योति, हम उनको आज माता क्रांति ज्योति के नाम से जानते हैं, तो क्या उन्होंने किया, और उनके साथ में, उनके सपोर्ट में जो उन्होंने काम शुरू किया, समाज में शिक्षा फैलाने का काम, लोगों के लिए स्कूल खोलने का काम, और जो वंचित वर्ग था, जो महिलाएं थी, उनके लिए उन्होंने काम किया, और किसी के लिए नहीं किया। सबसे पहले उन्होंने देखा कि लड़कियों को तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, तो उन्होंने लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए सबसे पहले स्कूल खोले, और इस स्कूल को खोलने में जो उनका साथ निभाया, जो उन्होंने सपोर्ट किया, वो हमारी माता फातिमा शेख थी। तो इससे हम जानते हैं कि हमारे भारत देश में जो हम लोग मूल निवासी लोग हैं, जो हमारे महापुरुष भी हमें समझा के गए हैं, माननीय काशीराम जी, बाबा साहब और सभी महापुरुषों ने हमें एक चीज़ बताई कि जो 85% लोग हैं वो इस देश के मूल निवासी हैं, और जो 15% जो बचा हुआ है वो बाहर से आया हुआ है। ये बड़ा क्लियर है। लेकिन ये 85% लोग कौन हैं, और हम 85% लोगों को कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे जोड़ रहे हैं, ये प्रश्न है। तो आज क्या है, SC ST OBC जो वर्ग है, और उसमें उससे जो कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ होते हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जो उन्हीं से कन्वर्ट होकर उन्होंने धर्म परिवर्तन, अपने मान सम्मान के लिए जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तित करके दूसरे धर्म को अपनाया, वो सब हमारे ही भाई बंधु हैं, और वो सब इस देश के मूल निवासी हैं। और इस बात का प्रमाण वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो जाता है। माइकल वामशाद वैज्ञानिक हैं, जो बाहर से उन्होंने इंडिया के भारत में क्या किया, रिसर्च किया, और क्या रिसर्च किया कि उन्होंने यहाँ के लोगों के खून के सैंपल लिए, और उस सैंपल से उन्होंने वहाँ के DNA से ये पता लगाया कि यहाँ का जो सवर्ण, जिसको सो कॉल्ड सवर्ण कहा जाता है, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनका जो ब्लड ग्रुप है, इनका जो DNA है, वो यहाँ के मूल निवासियों से मैच नहीं करता है। तो इस बात से भी सिद्ध हो जाता है कि ये लोग बाहर से आए हुए, और इन्होंने हम सबको गुलाम बनाया। अब आप इन्हीं के धर्म ग्रंथों को देखिए, इनके धर्म ग्रंथों से आपको पता चलेगा कि जो ऊपर की 3 कैटेगरी होती हैं समाज में, जैसा इन्होंने समाज निर्माण किया है कि ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, नीचे हैं, इस तरीके से खड़ी हुई व्यवस्था उन्होंने बनाई है। इस व्यवस्था में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं, इन तीनों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार हुआ करता था। उस संस्कार का नाम था उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार इतना महत्वपूर्ण संस्कार होता था कि उस संस्कार के बाद ही, बच्चे के जन्म के बाद, उस संस्कार के बाद ही उसको द्विज बनाया जाता था। द्विज माने संस्कार होने के बाद उसका दूसरा जन्म होता था। अब वो दूसरा जन्म कैसे होता था, वो ब्राह्मण शास्त्रों में लिखा है कि जो भी बच्चा माँ की पेट से जन्म लेता है वो शूद्र होता है, और जब उसका ये द्विज उपनयन संस्कार हो जाता है, उसके बाद ही वह द्विज कहलाता है।
और उपनयन संस्कार क्या था कि एक धागे का जो जनेऊ पहनाया जाता था वो होता था उपनयन संस्कार, और उस बच्चे को पहनाने के बाद ही उसको कौन सा अधिकार मिलता था? शिक्षा ग्रहण करने का। ऐसा अधिकार कि जिसको पीने जो अधिकार जिसके इंसान जानवर से इंसान बनता है, ऐसा अधिकार जिससे इंसान सोचने लायक बनता है। हम लोग भी जो आप आज बोलने लायक बने हैं वो उसी अधिकार की वजह से, उस शिक्षा के अधिकार की वजह से। तो इन लोगों ने, उन 3 लोगों का उपनयन संस्कार भारत में हुआ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का उपनयन संस्कार होता था, इन्हीं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार मिला था, और बाकी लोगों को शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रखा गया, बाकी सभी अधिकारों से वंचित रखा गया। दूसरा पॉइंट हमको देखने को मिलता है कि हमें अपने भारतवर्ष में अपनी जो हमारी माताएं बहनें महिलाएं हैं, उन सभी में किसी महिला को आपने जनेऊ पहने देखा है? किसी का जनेऊ का संस्कार हुआ है? नहीं हुआ है। तो इससे इस बात से भी सिद्ध हो जाता है कि ये जो उपनयन संस्कार है इसमें इन्होंने महिलाओं का भी उपनयन संस्कार नहीं किया। इससे भी सिद्ध होता है कि जो महिलाएं हैं वो भारत की मूल निवासी हैं। ये लोग जब आए थे तो अपने साथ महिलाओं को लेकर नहीं आए, कोई भी आक्रमणकारी महिलाओं को लेकर नहीं आता है। तो ये इन लोगों ने जो अपने घर परिवार जो बसाए हैं वो यहाँ की महिलाओं के साथ बसाए हैं, और हजारों सालों तक हमारे साथ में रहकर घुल मिलकर इनके घरों में भी जो महिलाएं बैठी हैं वो भी इसी मनुवादी सोच की शिकार हैं, और उनके साथ में भी वही अत्याचार भेदभाव होते हैं। आप महिलाओं को देखेंगे सबकी स्थिति एक जैसी है, लेकिन हाँ सवर्ण महिलाओं को उन्होंने अधिकार आज जो मिले वो उसका उपयोग करना जानती हैं, लेकिन जो हमारा समाज है उसको तो अधिकारों का पता ही नहीं है। जो कुछ पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो सेवा में हैं, जो थोड़ा समझती हैं, वो इन चीज़ों को समझ रही हैं, अदरवाइज़ पूरा समाज आज किसी को कुछ जानकारी नहीं है। अगर उनके साथ कोई घटना घटित होती है, उनको पुलिस तक, चौकी तक जाने में, अपनी कंप्लेंट लिखाने का भी अधिकार नहीं है, और वहाँ पर भी वो जाने में उसको इतना संकोच होता है एक महिला को। इस वजह से इस संकोच और इस बाहर ना निकलने के बारे में जानकारी के अभाव में हमारी महिलाएं बहुत सारे अत्याचार सहन करती हैं, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। और जो कुछ भी हमें अपने समाज में दिखाई देता है उनको कहिए कि बाद में लग जाएगा, अब तो कार्यक्रम खत्म हो गया, बैनर बाद में डिस्टर्ब होता है, इससे मना कर दीजिए, शोर हो रहा है बेकार। दूसरी चीज़ ये है कि आज जो हम लोगों की जो महिलाओं पर जो अन्याय अत्याचार और जो भी कुछ हम समस्याएं देख रहे हैं, ये समस्याएं किसी चीज़ का परिणाम है, किसी कारण से जानबूझ के की गई है। इनको ये अपने आप से कहीं से टपकी नहीं है ये समस्याएं, इनका कारण है, और इसका कारण अगर खोजेंगे तो मूलभूत कारण आपको वही मनुवादी सोच में मिलेगा। अभी हमारे घर में क्या होता है, महिलाओं का बच्चे हैं, घर परिवार है, सब कुछ है, लेकिन बच्चे के जन्म के बाद बच्चे को बड़े होकर क्या बनना है, उसका भविष्य क्या होगा, उसको कौन सा रास्ता दिखाना है, कोई महिला तय नहीं करती है। चाहे वो पढ़ी लिखी हो, चाहे वो अनपढ़ हो, वो सारे अधिकार आज पुरुषों के पास है, क्योंकि ये पुरुष सत्तात्मक पद्धति है। और हमारा जो SC ST OBC वर्ग है, जो मूल निवासी वर्ग है, वो पूरी इस व्यवस्था का गुलाम है, और महिलाएं उन पुरुषों की भी गुलाम है। इस वजह से हम आज ये कह सकते हैं कि महिलाएं जो हैं दोहरी गुलामी को ढो रही हैं। एक तो वो अपने पुरुषों की गुलाम है, दूसरे व्यवस्था की गुलाम है, और इसका कारण वही ब्राह्मणवादी जो इनकी पद्धति है, जो हमारे दिमागों में उन्होंने सोच हमेशा भरते आए हैं, वही इसका कारण है। और उससे इनके धर्म ग्रंथों से भी वही निकल के आता, वही निचोड़ है। वो क्या कहते हैं, उनके तुलसीदास जी जो उसमें रामचरितमानस में उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है कि ढोल गवार शूद्र पर सुनारी, ये सब कारण के अधिकारी। यानी कि ढोल को जितना पीटा जाए वो उतना ज़्यादा आवाज़ करेगा, गवार को जैसा मारा पीटो, वो गवार का मतलब अधिकार यही है कि उसको मारो पीटो। शूद्र का भी वही है, और स्त्री का भी वही है। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि इन लोगों ने हम मूल्यवासियों को सबको गुलाम बनाकर इनको सबको हम लोगों को अधिकार वंचित किया, और हम लोगों को एक तरीके से दोबारा से उन बेड़ियों में जकड़ने का काम किया। तो आज जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं,
जो बच्चियों पर आज की जो स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि आज 6 साल की बच्ची, 1 साल की बच्ची से लेकर 60 साल के बुजुर्ग तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। रोड पर अगर बच्चियां बाहर निकलती हैं और वो देर रात तक बाहर, अगर कुछ लोगों की उस पर नज़र पड़ती है तो वो उसको किस दृष्टि से देखते हैं? महिलाओं को किस दृष्टि से? केवल एक वस्तु की दृष्टि से देखा जाता है, और वस्तु की दृष्टि से देखने की वजह से उसको कहीं पर मनुष्य या मानव का अधिकार तो है ही नहीं कि वो एक मनुष्य है, वो एक दिमाग रखती है, लेकिन नहीं, उसको क्या भोग की वस्तु के रूप में केवल देखा जाता है। इसी वजह से, इस कारण से आज जब बाहर बच्चियां अकेले असुरक्षित होती हैं, उनके साथ जो बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, और बलात्कार ही नहीं, उनके साथ सामूहिक बलात्कार की, और ना जाने उनको किस तरीके से मार दिया जाता है। और ये सारा कुछ जो भी होता है घटनाएं, ये इसमें मुख्य रूप से जो पीड़ित वर्ग है वो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी लोग हैं, वही इस व्यवस्था के गुलाम है, उन्हीं के साथ में होता है। अगर सवर्ण महिला के साथ में कहीं कोई उसके साथ दुराचार होता है, उसके साथ कोई कुछ करते हैं लोग, या वो कहीं पीड़ित होती है, तो उसके साथ इनका पूरा समाज खड़ा हो जाता है और उसको तो न्याय मिल जाता है। जैसा कि हमने देखा पीछे कि जो निर्भया कांड हुआ था, और उसमें उसको दोषियों को फांसी की सज़ा हो गई, लेकिन आज आप देखो कितनी निर्भया हमारे समाज में है, कितना उनके ऊपर शोषण हो रहा है। क्या किसी को कोई सज़ा मिली है? नहीं मिली है। हम लोगों ने, जो हाथरस की घटना हुई थी, हम लोगों ने इतना चीखा चिल्लाया, पूरे देश भर में धरने प्रदर्शन किया, और उसके बाद क्या हुआ? निचोड़ जीरो। उस बच्ची को न्याय मिला? नहीं मिला। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों ये सब कुछ हमारे समाज पे क्यों किया जाता है? क्योंकि उनको पता है कि ये लोग गुलाम है या अधिकार वंचित है, इनको हमेशा गुलाम बना के रखा जाए। और क्योंकि गुलाम बना के रखेंगे, मार के पीट के रखेंगे, तो ही तो इनकी सेवा कर पाएंगे। क्योंकि शूद्र को और नारी को कोई अधिकार तो नहीं है। क्या अधिकार है? केवल सेवा। सेवा करना कोई अधिकार नहीं होता। सेवा करना तो एक उसका वो क्या कर्तव्य बना देते हैं कि सेवा तो उसको करनी है, वो अधिकार नहीं है। इसलिए हमारे समाज के पास कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमारे पर थोपा सेवा करना ही इनका अधिकार है। तो जो सामाजिक व्यवस्था ऊंच नीच की है, उसी आधार, उसकी वजह से हमारे ऊपर में ये अन्याय अत्याचार होते हैं। अब मनुस्मृति हम सब जानते हैं, हमारी महिलाएं अब जानने लगी हैं। हमारे बीच में आज बहुत सारे ऐसे जो संगठन हैं और जो कुछ लोग इस काम को कर रहे हैं, जो बाबा साहब के मिशन और सबको लेके हम लोग जो चल रहे हैं, उस जागृति की वजह से आज महिलाओं को जानकारी है कि हम लोग आज जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, तो कुछ महिलाएं जो जागृत हैं उनको इस बात की जानकारी है, लेकिन अभी पूरी समाज तैयार नहीं हुआ है। अभी बहुत थोड़ी सी मतलब हमने चिंगारी अपने दिखाई है। हमारे समाज की हर महिला को जागृत होने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर वो जागृत नहीं होगी तो आने वाली पीढ़ी को क्या देगी। अब आप गांव में जाके देखो, गांव में महिलाओं की क्या स्थिति है। वो गांव की महिला तो बेचारी अपना चेहरा तक नहीं खोल के रख सकती है, वो यहाँ तक घूंघट में होती है, और घूंघट में होकर वो उसके जो बच्चे होंगे वो उनको क्या बनाएगी। एक गुलाम महिला के जो बच्चे होंगे, जो संतानें होंगी, वो भी तो गुलामी होंगी। अगर बच्चों को हम आज़ाद बनाना चाहते हैं, निडर बनाना चाहते हैं और लड़ने वाला बनाना चाहते हैं, उनके अंदर लीडरशिप डेवलप करना चाहते हैं, तो उससे पहले उस महिला को जागृत होना जरूरी है। वो जो विचार दे रही है, जो घर में सबसे ज़्यादा बच्चों के साथ अगर महिला का माँ का समय बीतता है, जो घर की महिला है, पुरुष तो अपने काम की वजह से और किसी वजह से घर से बाहर निकल जाते हैं, और जो भी वो जानकारी लाते हैं, मैंने देखा है कि वो अपने तक रखते हैं, महिलाओं में बांटते नहीं है, तो महिला को कुछ पता ही नहीं है। वो महिला का क्या है, आज की स्थिति क्या है। हम लोग पढ़ लिख गए हैं बाबा साहब की वजह से, उनके संविधान की वजह से, उनके अधिकारों की वजह से, माता सावित्री बाई फुले की वजह से, महात्मा ज्योतिराव की वजह से पढ़ लिख ज़रूर गए हैं। लेकिन आज भी हमारी क्या स्थिति है, हमारे घरों में जो हमारी बेटियां हैं, बहुएं हैं, और हम किसी की बेटी अपने घर में लेके आते हैं, स्थिति क्या होती है कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होने के बावजूद भी वो उसका पहला प्राथमिकता क्या होगी, किचन होगी।
वो किचन से बाहर उसकी कोई ज़रूरत नहीं महसूस की जाती कि खाना उसको बनाना है और तीनों टाइम सबको सेवा करनी है।